नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तराखंड भारत में इतिहास रच रहा है। जी हां, 22 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत वैवाहिक कानूनों के एक सेट को लागू करने की अधिसूचना जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। यह कानून व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी शादियों, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और विरासत जैसे मामलों में स्पष्टता और सभी नागरिकों के लिए समानता लाने का काम करेगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कॉमन सिविल कोड के तहत इन प्रावधानों के लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, तलाक का एक समान कानून सभी पर लागू हो गया। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद से पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी, जिससे सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र भी अब एक समान होगी, यानी 18 साल। इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी को कानून के प्रावधान में सही नहीं माना जाएगा। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा, यानी सिर्फ हिंदू बच्चे को गोद ले सकता है, मुस्लिम बच्चे को गोद लेगा। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद मुस्लिम समाज में हलाला जैसी बुराइयों पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के केस में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद 18 साल से 21 साल के जोड़ों को लिव इन रिलेशनशिप के लिए माता पिता की सहमति पत्र चाहिए होगी। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चों का पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। इन प्रावधानों से अनुसूचित जात को पूरी तरह बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 और 366-25 के तहत अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकृत व्यक्तियों तथा समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति, परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी इससे संबंधित कानून का पहले की तरह से ही पालन होता रहेगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, चाहे वे राज्य के अंदर रह रहे हों या बाहर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद सिविल मामलों, खासकर वैवाहिक संबंधों के उपरांत कानूनों में एक रूपता देखने को मिलेगी। इन प्रावधानों में साफ किया गया है कि शादी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बीच हो सकती है जिनमें से किसी का भी जीवन साथी जीवित नहीं हो। विवाह के लिए दोनों मानसिक रूप से सक्षम हो। पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इसमें वे प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में नहीं आते हों, यह भी कानून लागू होगा। शादी किसी भी धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा सकती है, लेकिन इसे लागू होने के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिसकी शादी 26 मार्च 2010 से लागू होने की तिथि तक हुई है, उन्हें 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि पहले से रजिस्टर्ड शादियों को दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले किए गए रजिस्ट्रेशन का सत्यापन जरूरी है। जो शादियां 26 मार्च 2010 से पहले या राज्य के बाहर हुई हैं और जहां दोनों पक्ष तब से रह रहे हैं, सभी कानूनी योग्यता पूरी करते हैं, वे भी, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिनियम के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद उप पंजीयक को 15 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय के
भीतर निर्णय नहीं होता है तो आवेदन अपने आप रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन आवेदन को खारिज किए जाने पर अपील की पारदर्शी प्रक्रिया भी उपलब्ध है। झूठी जानकारी देने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर शादी को अवैध नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि इन प्रावधानों के दायरे में उत्तराखंड की जौनसौरी, थारी, राजी, बुक्सा, भोटिया जनजातियों को बाहर रखा गया है। साफ है कि वे अपने बहुविवाह की परंपराओं को पहले तरह से जारी रख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल, पंजीकरण और उप पंजीयक की नियुक्ति करेगी। यह अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड्स का रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करेंगे। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण जैसे मुद्दों सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। भारत में अभी एक समान क्रिमिनल लॉ है, लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं है। अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग है, जिसके कारण से तमाम कुरीतियां देखने को मिलती हैं। इसमें हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। हालांकि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिमों में सबसे ज्यादा बहुविवाह या कई निकाह देखने में सामने आया है। IIPS की स्टडी में बताया गया है कि भारत में होने वाले कुल बहुविवाह में मुसलमानों की संख्या 1.9% है। इसके बाद अन्य धार्मिक समुदाय आते हैं, जिनकी संख्या 1.6% है। वहीं 1.3% के साथ हिंदू तीसरे नंबर पर आते हैं। कॉमन सिविल कोड के दायरे से उत्तराखंड की जौनसौरी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजातियों को बाहर रखा गया है, जिससे साफ है कि ये लोग अपनी बहुविवाह की परंपराओं को पहले तरह से जारी रख सकते हैं। उत्तराखंड की जौनसौरी जनजाति में महिलाओं के एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी करने की परंपरा है। वहीं भोटिया जनजाति में महिलाओं को तो बहुविवाह की छूट नहीं है, लेकिन पुरुषों को एक से ज्यादा शादियां करने की अनुमति है। उत्तराखंड की जनजातियों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बरकरार रखा। इन जनजातियों में हस्तशिल्प का विकास हुआ और इनका पारंपरिक कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। हालांकि यह मुख्य समाज के अभी भी हिस्सा नहीं है। अपने आप को इनमें काट के रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप चौधरी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और नवीन कोहली जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। नीरज जी आपको आवाज आ रही है हमारी? नीरज जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। संदीप जी से हम बात करते हैं। संदीप जी, आप उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को राजनीतिक तौर पे बड़ा कदम मानते हैं या सामाजिक तौर पे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है, एक बड़ा फैसला है और ये एक राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का फैसला है, जो देश में पहली बार आपको सुनने का मिलेगा कि कोई स्टेट है जिसने इस तरीके का बड़ा फैसला लिया है। और हिंदुस्तान में जिस स्थिति काफी समय से थी कि भाई एक कानून होना चाहिए, सबको समानता का वो मिलना चाहिए, तो ऐसे में मुझे लगता है एक स्वागत योग्य कदम है जो उत्तराखंड सरकार ने उठाया है। और जो बीजेपी का एक मैनिफेस्टो भी था, बीजेपी की एक इच्छा भी थी, और वही इच्छा शक्ति आज हमें दिखाई देती है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, लिव इन रिलेशनशिप और वैवाहिक कानून में बदलाव से समाज के युवा क्या ज्यादा परिपक्व होंगे? शुक्ला जी, देखें कि अभी ये बिल्कुल एकदम नया कानून है और देश में पहली बार जो है इस हिमालयन राज्य से उत्तराखंड से लागू होने जा रहा है।
अभी सरकार ने लंबी कवायद के बाद 2022 में सरकार ने इस कानून को लेकर कवायद शुरू की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प दोहराया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम यूसीसी को लेके आएंगे। तो पिछले 3 साल से इस कानून को लेकर कवायद चल रही थी। अब कवायद लगभग अंतिम दौर में है, ये भी कह सकते हैं कि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो इसका ड्राफ्ट था नियमावली का वो 20 जनवरी को, अभी 3 दिन पहले ही कैबिनेट ने उसका अनुमोदन कर दिया है और अब ये किसी भी क्षण किसी भी समय लागू हो सकता है। अब लागू होने के बाद सरकार का पहले दिन से यही दावा है, जब से सरकार इसे कवायद कर रही है, कि भाई हम सबको एक समान कानून देना चाहते हैं, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे समाज में अलग अलग तरह से विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, लिव इन रिलेशन नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज एजेंसियों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, वैवाहिक संबंधों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है यूसीसी के अंतर्गत। जी, आप अपनी बात। नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं आपको जी। वो नोटिफिकेशन जो है वो अभी 20 जनवरी को जो है, जो हमारा यूसीसी को लेकर जो नियमावली का ड्राफ्ट बनना था, उसका अनुमोदन हुआ है 20 जनवरी को। अभी लागू नहीं हुआ ये कानून, अभी लागू नहीं हुआ है, नियमावली को अप्रूवल मिला है जी। यूसीसी की नियमावली को अनुमोदन मिला है 20 जनवरी को। नहीं, मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ नीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शादी के लेके प्रावधान थे, कल उनको अनुमोदन मिला है यूसीसी के प्रावधानों के अंतर्गत, इतनी बात कह रहा हूँ। ANI न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है जी। क्या चीज, क्या आप दोबारा से दोहराएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत शादी के प्रावधानों से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे उसको अनुमोदन मिल चुका है, नोटिफिकेशन। हाँ, वो मैं भी वही बात कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, नियमावली को अनुमोदन मिल गया। उस नियमावली के अंतर्गत जो चीजें आएंगी उसी पे आ रहा था मैं बीच में, कि जो यूसीसी की नियमावली में है, विवाह और तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु, उत्तराधिकारी, सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के लिए एक कानून, हर दंपत्ति के लिए तलाक और शादी का पंजीकरण, और संपत्ति में बेटा और बेटी का एक समान अधिकार। इस तरह के प्रोविजंस जो है इस कानून में है, और इसके अंतर्गत ही जो है, जो उत्तराखंड के जो वासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, उन पर सब पर ये कानून लागू होगा और इस अम्ब्रेला के नीचे सब लोग आएंगे। और ये इसके लागू होने के बाद, और मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि यूसीसी को लेकर तमाम तरह की चीजें भी हो रही थी, या तमाम तरह की लोगों में भ्रांतियां भी थी, बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे। मेरा सवाल था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर और वैवाहिक कानूनों को में जो बदलाव आएगा अब, तो उससे क्या युवा ज्यादा मैच्योर अपने आप को महसूस करेंगे, ज्यादा परिपक्व महसूस करेंगे, या अपने ऊपर कोई अलग तरह का कानूनी जकड़न महसूस करेंगे? आपको क्या लगता है नीरज? अभी देखिए, इसमें बिल्कुल एक बहुत स्पष्ट रूप से इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कानून जिस दृष्टि से आप पूछ रहे हैं, जिस पर्पज से आप पूछ रहे हैं कि उसका इफेक्ट क्या रहेगा, क्योंकि इसके लागू होने के बाद ही, इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद ही इसके जो रिएक्शंस हैं, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल सामने आएंगी। क्योंकि अभी हम कागजों के ऊपर, फाइलों के ऊपर बात कर रहे हैं, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब बहुत सारी चीजें आएंगी। और जो आपने कहा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है कि इसमें वाकई में अभी भी जो हमारे जो यूथ है और जो युवा लोग हैं, वो बड़ा इसको जो है, मतलब एक किस्म से कहते हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप के तौर पे देखते हैं जी। हाँ जी। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं। संदीप चौधरी जी, आपसे भी वही सवाल है, जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं और जो एक रूपता लाई जा रही है, उससे क्या युवा अपने आप को ज्यादा परिपक्व महसूस करेंगे या अपने ऊपर कोई बर्डन महसूस करेंगे? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप हो या दूसरे मैटर्स हो, यूसीसी लेकर आने का पर्पस है कि समाज को सशक्त करना, प्रदेश को सशक्त करना, और जो कमियां और खामियां थी कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप को लेकर थी, या जिस तरीके से आपने देखा था लोग नाम बदल करके कोई, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं संदीप चौधरी जी। आप कह रहे हैं कि इससे समाज मजबूत होगा, लेकिन मेरा सवाल है कि निजी तौर पे कोई व्यक्ति या कोई युवा इसको लेकर कितना सहज महसूस करेगा? मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। युवा इसको लेकर के बहुत सहज महसूस करेंगे,
क्योंकि कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो वो देश के आपको, मुझे, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है, इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमारे युवाओं को, युवतियों को, किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे लगता है उन्हें ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, उनकी सहायता करने का काम करेगा। तय है और जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं उनके अधिकारों में वृद्धि की गई है, उनको और सशक्त किया गया है ताकि उनका उत्पीड़न रोका जा सके, और लड़के भी, युवा भी ज्यादा अपने आप को परिपक्व महसूस करेंगे ऐसे मामलों में जाने के पहले। इसके अलावा भी एक सवाल है नीरज जी आपसे, इन कानूनों से हवाला और कई निकाह करने वाली कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन बड़ा सवाल है क्या मुस्लिम समाज ऐसे बदलाव के लिए तैयार है? नीरज जी देखिए, इसमें दो तरह की चीजें, बहुत सारे हमने देखा जब ये उत्तराखंड में जब कवायद शुरू हुई इस कानून को बनाने की, तो इस पर बहुत तरह अलग अलग समाज के लोगों की, मुस्लिम समाज की आपने बात करी, वहां से भी बहुत तरह की प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे लोगों की बहुत सकारात्मक थी प्रतिक्रिया, और बहुत सारे लोगों की जो है वो इसको अदरवाइज भी ले रहे थे, नकारात्मक रूप में भी ले रहे थे, क्योंकि हर समाज का जो अपना एक जो कल्चर है, चाहे वो विवाह का है, चाहे तलाक का है, सबके यहाँ एक अपना अपना एक सिस्टम बना हुआ है, एक कल्चर बना हुआ है, और वो लंबे अंतराल से उस कल्चर को जो है अडॉप्ट करके उसको फॉलो करके चल रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमें उस कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे कल्चर में जाना पड़ेगा, तो वो बड़ी असुरक्षा सी महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो जो समझ रहे हैं इसको अच्छे तरीके से, उनकी तो पॉजिटिव है प्रतिक्रिया, जो लोग नहीं समझ पा रहे इसको या जिनको थोड़ा सा संदेह है, डाउट है, तो वो उनकी प्रतिक्रिया जो है नकारात्मक भी आ रही है। तो दोनों तरह के लोग हैं इसमें। आप जैसे मुस्लिम समुदाय की बात करें या जो और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें भी तमाम तरह के ऐसे लोग हैं। कुछ लोग तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। तैयार नहीं है तो उनको दंड भुगतना होगा। उत्तराखंड में महिलाओं के मान और सम्मान के साथ अब लगता है छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। संदीप चौधरी जी, आपके लिए भी यही सवाल, क्या मुस्लिम समाज की महिलाएं अब और ज्यादा सशक्त होंगी इन कानूनों के बाद? देखिए, बिल्कुल महिला, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो चाहे हिंदू समाज की हो, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम समाज को ज्यादा जरूरत है इस चीज की, क्योंकि वहां पर अभी पढ़ाई लिखाई का भी वो स्तर नहीं है। और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर महिलाओं को केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता था, घर में कैद करके रखा जाता था, लेकिन जब से एजुकेशन आई है, मुस्लिम समाज पढ़ने लिखने लगा है। आप देखिए, जुडिशरी में देखिए, IPS IAS के उसमें देखिए, हर फील्ड में मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम युवतियां आगे आ रही हैं। आप मीडिया के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है मुस्लिम युवतियों को बाहर निकलने के लिए, फ्रीडम के लिए, हर चीज के लिए चीजें जरूरी थी। और चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटियों का हलाला हो या उनकी जो लड़कियां हैं वो किसी दूसरे के घर की बहू बने और वो किसी बंदिश में या उनको कैद करके रखा जाए। तो सबको स्वतंत्रता से और सबको समानता से जीने का अधिकार हिंदुस्तान देता है, हिंदुस्तान का कानून देता है। पॉलीगैमी यानी कई निकाह से रोकने वाला भी कानून बन चुका है। इससे आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सबसे ज्यादा भड़केगा? देखिए, जहां तक बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की आती है या मुल्ला मौलवियों की आती है, मुफ्तियों की आती है, वो लोग चाहते हैं कि समाज उनके हिसाब से चले, वो समाज को कैद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम उन लोगों को पसंद नहीं है। और अगर लोग फ्रीडम से जिएंगे, कानून से जिएंगे, अपने एजुकेशन के हिसाब से जिएंगे, तो उन लोगों का रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, समय समय पर समाज के अंदर बदलाव आए हैं। पहले से लेकर आज तक संदीप चौधरी जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। नीरज जी, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। नीरज जी, जी संदीप जी कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित धर्म के आधार पे बनी दुकानें थी वो समेटे जाने लगी हैं, जिसके कारण ही इनको विवाद करना आता है। अब इन विवादों पे पूर्ण विराम लग जाएगा या लगता है कि कुछ और तरीके से अपनी दुकान चलाते रहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक UCC की बात है और जहां तक उत्तराखंड की बात है, क्योंकि अभी देश में खाली उत्तराखंड में लागू हो रहा, बाकी राज्यों की क्या स्थिति रहेगी, उसको लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे, अभी भारत सरकार ही है सबसे पहले। जहां तक उत्तराखंड की बात है, अगर ये कानून बन गया है और लागू होगा जिस दिन से, तो उस दिन से इस कानून के दायरे के अंदर सबको आना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। हम जो अपने कस्टम्स को, अपने कल्चर्स को मनाते थे,
वो हम बनाते रहेंगे, लेकिन कानून के दायरे में तो सबको रहना ही पड़ेगा। अगर आपने उत्तराखंड में रहना है तो कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप उसको खुशी से स्वीकार करें या हताशा से स्वीकार करें। इस कानून से दो बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो सिविल कानून में, यानी जो सिविल लॉ था उसमें महिलाओं को उसी तरीके से अधिकार मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं को, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को मिलता था। पैतृक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी तय कर दी गई है 50%। अगर एक लड़का और एक लड़की रहेगी तो 50% उनको, लड़की को भी मिलेगा, 50% लड़के को भी मिलेगा, जैसे हिंदू परिवारों में होता है अब तक। यह मुस्लिम महिलाओं के उत्थान में कितना बड़ा रोल अदा करेगा, नीरज जी? देखिए, जो कानून की रूपरेखा जो हम लोग देख रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है इस कानून में वो हमारी महिलाओं को ही होने वाला है, हमारी युवतियों को ही होने वाला है। उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके संरक्षण का ज्यादा ये जो है कानून जो है ताकत दे रहा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि अभी हमारे समाज में वो स्थिति नहीं है। उनका कहना है दबे स्वर में कि अभी हमारी महिलाएं तैयार नहीं है इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने के लिए। आपको लगता है कि उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाएं तैयार हैं इन बदलावों को स्वीकार करने के लिए? देखिए, मुस्लिम जो उत्तराखंड की स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट स्थिति है। मैंने आपको बताया कि शुरू में आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तहे दिल से इसको स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ही, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, इससे विपरीत प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं इसमें। अब असल बात यह है कि जिस दिन ये कानून लागू होगा, लागू होने के बाद, इसलिए सरकार जो है कदम फूक फूक के रख रही है और बहुत सारी कार्यशालाएं और बहुत सारे इसके ऊपर जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कल ही अभी हमारे यहाँ डीजीपी जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा। उसमें बहुत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बुलाया गया और इस कानून के बारे में चर्चा हुई कि इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, किस तरह की चीजें हैं, कोई कठिनाई ना आए। इन सब चीजों पे चर्चा हुई। सरकार जो है कदम फूक फूक के रख रही है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अपनी तरफ से सरकार जो है बहुत इसको अच्छे तरीके से पूरा परिपक्व होकर लागू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कानून अगर बनता है, कोई कानून में जब जब बदलाव होते हैं तो आपने देखा कि उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं और जो लोग थोड़ा सा प्रभावित होते हैं तो थोड़ा सा रिएक्ट भी करते हैं उसको। तो दोनों चीजें हैं। बदलाव के बाद स्वीकार करना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जब आप आदी हो जाओगे इस चीज के तो फिर मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए, संदीप चौधरी जी, संदीप जी, ट्रांसजेंडरों को इस मामले से अलग रखा गया है। धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति को इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आखिर अगर धर्म की बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता किसी धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। उनकी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर आप 100 आदमियों को रोजगार देते हैं तो 100 परिवार चलते हैं, लेकिन एक महिला को आप रोजगार देते हैं, शिक्षित करते हैं तो पूरा समाज चलता है। उसके बावजूद भी विरोध है, तो क्या ये पूरा विरोध राजनीतिक है? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का ये एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर जो राजनीति होती है वो विरोध की राजनीति होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदू समाज में अलग अलग स्टेट में आप देखिए, अगर किसी बाप के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो बेटी भी बराबर की हकदार होती है, उसको भी बराबर हक दिया जाता है, जायदाद में भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। चाहे वो बेटी अपने भाई को ही अपना हिस्सा दे दे, वो लेने से इनकार कर दे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज को, बेटियों को भी ये हक मिलेगा तो मुझे लगता है हम जो बराबरी की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, वो सही साबित होगी और मुस्लिम समाज की बेटियां भी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी और उनको ये नहीं लगेगा जैसे समाज में कह दिया जाता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। बेटियां पराया धन नहीं होती, उसी बाप की संतान होती है। बाप की हर चीज पर बेटी का बराबर का अधिकार होता है। जब बेटी को ये चीज लगेगी तो वो वाकई सशक्त महसूस करेगी, अपने आप को मजबूत महसूस करेगी। पैतृक संपत्ति में जो इस तरीके की हिस्सेदारी की बात सामने आई, उससे साफ है कि समाज की महिलाएं ज्यादा आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उत्तराखंड में बड़ी पहल हुई है। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।